बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्मी रूम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं अपनी बेटियों के साथ अकेली रहती थी कि एक दिन मेरे देवर का जवान बेटा शहर में पढ़ने आ गया, जो अब हमारे घर में ही रहने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी बेटियों के साथ लाड प्यार करने लगा। वो रात को कमरे में अलग सोता था। एक दिन मुझे उस पर शक सा गुजरा, तो रात होते ही मैं उसके कमरे में छुप गई। फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब लड़के ने आकर लैपटॉप पर वॉशरूम वाली वीडियो प्ले की, जिसमें मेरी। ये उस वक्त की बात है जब मैं अपनी 4 बेटियों के साथ घर में अकेली रह रही थी। मेरे शोहर एक रोड एक्सीडेंट में वफात पा चुके थे, जिसके साथ मेरी लव मैरिज हुई थी। और तब मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। फिर न जाने किसकी नजर लग गई कि मेरा हंसता हुआ घर बर्बाद हो गया। हमारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। शोहर की अचानक मौत ने हमारी जिंदगियों को वीरान करके रख दिया था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारी जिंदगी के सारे रंग मिटा दिए हों। घर में वीरानी छाई हुई थी, लेकिन फिर ये वीरानी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी जब मेरा भतीजा सागर शहर पढ़ने के लिए आया था और हमारे घर ही रहने लगा था। सागर मेरे शोहर के बड़े भाई जफर का बेटा था, जो एक गांव में रहते थे। सागर जिस दिन से हमारे घर आया था, उसने मेरी बेटियों को दोबारा जीना सिखा दिया था। वो मुझसे बहुत शर्माता था, लेकिन मेरी बच्चियों से उसकी जल्द ही अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो सब मिलकर घर में रौनक लगाया करते थे और अपनी बेटियों को यूं खुश देखकर मैं जैसे दोबारा से जी उठी थी। मैं बहुत कम उम्री में बेवा हो गई थी। मेरी शादी को अभी 10 साल ही हुए थे कि हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई और मेरे शोहर मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस हादसे ने हमारी जिंदगी यूं बदल कर रख दी थी। अपने शोहर से यूं बिछड़ जाने पर मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन मुझे अपनी बेटियों के लिए जिंदा रहना था। बेवा होने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी और अपनी बच्चियों के सर पर सुतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी, क्योंकि अपनी बेटियों के मामले में मैं बहुत हसास थी और किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। इसलिए मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली। सुबह मैं अपनी बच्चियों को रवाना कर देती और खुद भी स्कूल चली जाती और वापसी में उन्हें अपने साथ ही लेकर घर वापस आ जाती। हम माँ बेटियां अकेले ही जिंदगी गुजार रही थी। ऐसे में जब सागर हमारी जिंदगी में आया, तो जैसे जिंदगी में नए रंग से भर गए हों। मेरे लिए सागर मेरे बच्चों जैसा था। कॉलेज की तालीम के लिए वो शहर आया था और मैंने उसे कहा कि वो मेरी बच्चियों को भी पढ़ा दिया करे, ताकि वो भी अच्छे नंबर्स लेकर पास हो जाएं। सागर बहुत ही फर्माबरदार बच्चा था। कभी मेरे आगे आंख ना उठाता, बल्कि हमेशा सर झुकाकर बात करता था। और मुझे इस बात पर बहुत खुशी होती थी कि मेरे देवर ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। सागर ने मेरी चारों बच्चियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और जब से इन्हें पढ़ा रहा था, वो चारों पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हो गई थी। उनके हर टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे थे, वरना अपने बाप को खो देने के बाद उन चारों की पढ़ाई बिल्कुल ही खराब हो गई थी। मेरी बेटियों के साथ ही सागर भी कॉलेज के लिए निकल जाता था और हमारे वापस आने के बाद ही घर आता था। उसके आने तक मैं खाना तैयार कर चुकी होती, लेकिन वो हमेशा अपने कमरे में बैठकर अकेले ही खाना खाता था। उसे मुझसे बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती थी। जफर ने मुझे बताया था कि सागर बहुत ही सीधा साधा और शर्मीला लड़का है और बहुत जल्द किसी से घुलता मिलता भी नहीं। और मैंने खुद भी देख लिया था कि इसे हमारे घर आए हुए 2 महीने हो गए थे, लेकिन उसने अभी तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी। बल्कि जैसे ही मैं उससे कोई बात करती, तो वो शर्म से सर झुका लेता और रात को भी जल्दी अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता। जबकि मैं और मेरी बेटियां बैठकर रात को टीवी देखा करती थीं, लेकिन वो कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी चारों बेटियों की सागर से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो सागर के कॉलेज से आने के बाद सारा दिन उसके साथ चिपकी रहती थी। सागर भी उनसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करता था और रोज ही उनके लिए चॉकलेट्स वगैरह लेकर आता था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही खराब रह रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने भी तबीयत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ मेरी तबीयत मजीद खराब होती जा रही थी। जब रात के वक्त मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हुई, तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए मैं छत पर चली आई। छत के कोने में एक कमरा बना हुआ था और सागर उसी कमरे में रहता था। मैं छत पर ही बैठ गई। मेरी नजर सागर के कमरे की तरफ थी। आज मुझे न जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि हर रोज रात होते ही वो जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है, फिर सुबह ही वापस निकलता है, जबकि उसके कमरे में तो टीवी वगैरह भी नहीं था। वो तो इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों चला जाता है? आजकल शहर की यूनिवर्सिटीज का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा था और जवान लड़कों को नशे का आदी बनाया जा रहा था।
इसलिए मुझे अचानक ही सागर की फिक्र सताने लगी। वो 17 साल का मासूम लड़का था जो गांव के सीधे सादे माहौल में पला बड़ा था। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं शहर का माहौल इसे बर्बाद ही ना कर दे। और जब तक वो शहर में था वो मेरी जिम्मेदारी था, क्योंकि जफर ने मुझ पर भरोसा करके इसे मेरे घर भेजा था। अगर खुदा न खास्ता वो किसी गलत सोहबत में पड़ जाता तो मैं जफर को क्या मुंह दिखाती। और इसको हमारे घर आए हुए 4 महीने हो गए थे, लेकिन अब तक हम दोनों के दरमियान कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी कि मैं डायरेक्ट सागर से कोई सवाल कर पाती। वो तो मुझे देखते ही शर्म से सर झुका लिया करता था। मैं उसे भला कैसे पूछती कि वो रात को जल्दी अपने कमरे में जाकर क्या करता है। इसलिए मैंने सोचा कि तंदुरुस्त होते ही मैं खुद इसका पता लगाती कि सागर आखिर अपने कमरे में बंद होकर सारी रात क्या करता है। 3-4 दिन तो मेरे बीमारी की नजर हो गए, और जैसे ही मैं खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी तो मुझे फिर से सागर का ख्याल आया। और एक रात जब मेरी बेटियां टीवी देखने में मसरूफ थी और सागर बच्ची खाने में अपने लिए चाय बना रहा था, तो मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर छुप गई। मुझे मालूम था कि मेरी बेटियां अगले 1 घंटे तक भी टीवी के आगे से नहीं उठेंगी। मुझे सागर के कमरे में छुपे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि जब सागर चाय का कप लेकर कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाजा बंद करके सुकून से बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो आराम से चाय पीने लगा और मैं दिल में सोचती रही कि मैं ख्वाह ही सीधे सादे लड़के पर शक कर रही हूँ। अगर सागर को नशे या किसी भी चीज की लत लगती तो ऐसा कैसे होता कि मुझे पता न चलता। वो मुझसे शर्माता जरूर था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही रहता था। मैंने सोचा कि सागर जैसे ही इधर उधर होगा या वॉशरूम जाएगा तो मैं चुपके से इसके कमरे से वापस निकल जाऊंगी, क्योंकि अगर इसे ये पता चला कि मैं इस पर शक कर रही हूँ या इसकी निगरानी कर रही हूँ तो न जाने वो मेरे बारे क्या सोचेगा। मुझे छुपे हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि सागर ने उठकर चाय का खाली कप साइड पर रखा और फिर अपना लैपटॉप लेकर सुकून से बैठ गया। उसका रुख इस तरह था कि मुझे उसका लैपटॉप वाज़िया नजर आ रहा था, जबकि उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा कि शायद रात के इस पहर भी ये पढ़ाई करने में मसरूफ है और मैंने ऐसे ही इसकी जासूसी शुरू कर दी है। खुद ही न जाने इसके बारे में क्या क्या सोच रखा है मैंने। फिर लैपटॉप खोलते ही उसने एक वीडियो लगाई जिसे देखकर मेरे उसान खता हो गए और मैं पसीने से शराबूर हो गई, क्योंकि वो वीडियो किसी और की नहीं बल्कि मेरी वीडियो थी। और अपनी ऐसी वीडियो देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जिसको सीधा साधा समझ रही थी वो ये सब भी कर सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अगर मेरी ये वीडियो कोई और देख लेता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। लैपटॉप की स्क्रीन पर मेरी वीडियो अभी भी चल रही थी जिसमें मैं अपने वॉशरूम में नहा रही थी। सागर बड़ी दिलचस्पी के साथ मेरी वीडियो देख रहा था। मेरे एक बार फिर रोंगटे खड़े हो गए जब उसने वो वीडियो खत्म होने के बाद एक दूसरा फोल्डर खोला जो सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो से भरा हुआ था। वो फिर दिलचस्पी से मेरी दूसरी वीडियो लगाकर देखने लगा। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त न कर सकी और अपनी जगह से निकलकर एकदम सागर के सामने आ गई। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं रात के इस पहर अपनी बेटियों के साथ नहीं बल्कि उसके कमरे में छुपी हो सकती हूँ। मुझे अपनी नजरों के सामने खड़ा देखकर उसने फौरन लैपटॉप बंद कर दिया और हकलाते हुए कहने लगा, चाची आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और उससे कहा कि मैंने अपनी वीडियोस देख ली हैं और मैं जान गई हूँ कि तुमने चोरी छुपके मेरी वीडियोस बनाई हैं। मेरी बात सुनकर सागर ने अपना सर झुका लिया और कोई जवाब न दिया। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और शर्म से पानी पानी हो रहा था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। मैं जानना चाहती थी कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो उसे अपने घर में पनाह दी थी और अपनी बेटियों की तरह अजीज रखा और हमेशा अपना बेटा ही समझती रही। सागर ने मेरे इतबार की दचियां बखेर कर रख दी थी। उसने कब, कैसे और किस तरह मेरी वीडियोस बनाई मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था। और जब मैंने हद से ज्यादा उसे दोबारा ये सवाल किया तो वो सर झुकाए कहने लगा, मैंने आपके वॉशरूम में एक खुफिया कैमरा लगाया हुआ है और मैं रोज आपकी वीडियो देखता हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मैं हमेशा से ही आपको पसंद करता हूँ। मैं जब से गांव से यहाँ हूँ तो आपको देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सका। और एक दिन यही बात मैंने अपने कॉलेज के दोस्त को बताई तो उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं आपके वॉशरूम में खुफिया कैमरा लगा दूं और रोजाना रात को आपको देखकर सुकून हासिल कर लिया करूं। उस दिन मैं घर आया तो आप अभी स्कूल ही थी तो मैंने खुफिया कैमरा लगा दिया। ये सुनकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने सोचा कि फिर तो इस लैपटॉप में मेरी बेटियों की वीडियोस भी होंगी। मैंने फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया और उसके लैपटॉप को जोरदार झटके के साथ जमीन पर दे मारा
और उसके एक एक पुर्जे को आग लगा दी ताकि ये वीडियोस कोई और ना देख सकता। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान थी। मैंने फिर पूछा कि तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हुई? तुम भूल गए थे कि मैं तुम्हारी चाची हूँ। तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा और हंसते हुए कहने लगा, आप किस गलत फहमी में जी रही हैं? आपके शोहर का इंतकाल हो चुका है और अब आप मेरी चाची नहीं रही, और अगर चाचू जिंदा भी होते तो भी आप मेरे लिए गैर महरम थी। मैं जब से शहर आया हूँ आप मेरी आंखों के सामने थी और मेरे जज्बात का इम्तिहान लेती रही थी। ऐसे में मेरे लिए खुद को रोकना बहुत ही मुश्किल था। मैं आपको चाची की नजर से बिल्कुल भी नहीं देखता। मेरे लिए आप बस एक औरत हैं जिसके आगे पीछे कोई मर्द नहीं है। उसकी बात सुनकर तो मैंने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ मार दिया। उसने बड़ी आसानी से मुझे सच का आईना दिखाया था जो मैं नहीं देख पा रही थी। देखा जाता तो वो ठीक कह रहा था कि वो और मैं एक दूसरे के लिए नामहरम थे और मुझे उसे अपने घर में पनाह नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये इस तरह मेरे एतबार को तोड़ेगा और अपनी हद पार कर जाएगा। मैंने उसे कहा कि वो अभी और इसी वक्त अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अब मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं थी। वो कहने लगा कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है और मुझे अपनाना चाहता है। मैंने उस पर कड़ी नजर डाली और कहा कि मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर यही है कि वो खामोशी से हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाए। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे बाप को इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन दोबारा कभी वो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। मेरी बात सुनकर उसने खामोशी से अपना सामान समेट लिया था। मैं जानती थी कि वो उम्र के जिस हिस्से में था उसमें अक्सर लड़के जज्बात में आकर गलती करते हैं, लेकिन मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर आगे निकल जाएगा। सागर ने रात के अंधेरे में खामोशी से मेरा घर छोड़ दिया था। मैंने अपनी बेटियों को अपनी आगोश में ले लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी इज्जत बच गई थी। सागर खुद तो चला गया था, लेकिन मुझे महरम और नामहरम के बीच का फर्क बहुत अच्छी तरह समझा गया था। मैं जान गई थी कि अल्लाह ने हर रिश्ते में इसलिए हद रखी है ताकि इंसान को कोई नुकसान न उठाना पड़े। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह के वाकयात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।